तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझते हुए और उनसे बनने वाले या उस प्रकार के बनने वाले प्रश्न कई प्रकार के एक क्वेश्चन के साथ समझते हुए चलेंगे। और हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या जो एलटी चल रहे हैं एग्जाम, उसमें भी हमें ये क्वेश्चन जो है सहायक रहेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। और हम लोगों का जो पहला प्रश्न रहेगा आपकी स्क्रीन पर है, और अगर आप उस पर जो भी चार ऑप्शन होंगे उसमें से एक ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो 1 मिनट आप लोग कमेंट कीजिए अगर वॉइस आपको क्लियर आ रही हो, और उस वॉइस को क्लियर करके चलेंगे साथ में और पढ़ाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। और जैसा कि हम लोग पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो आपकी स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है वो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के, जैसे कि हम लोगों ने मापक यानी मापनी पढ़ी होगी, तो उस मापनी से एक प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50,000 मापनी वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम किसी भी मापक के अनुसार कृषि क्षेत्रों को अगर हम लोग प्रदर्शित करेंगे तो वो किस कलर के यानी कौन सा रंग उसमें हम प्रयोग करेंगे। आप लोग कमेंट करिए। तो इसमें हम लोग जो कलर इंगित करेंगे वो पीला कलर का रहेंगे, क्योंकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के रेखा मानचित्रों में अंतरराष्ट्रीय मान्यता के अनुसार निर्धारित रंग का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चनों को कवर करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि अगर बात आ जाए कि पर्वतीय क्षेत्रों को अगर हमें इस तरह के मानचित्रों में अगर प्रदर्शित करना है तो उसे भूरे रंग से करेंगे। किससे? भूरे रंग से करेंगे। और अगर पठारी क्षेत्रों की बात आ जाए तो उसे हम हल्के भूरे रंग से करते हैं, तथा मैदानी भागों को हम किस से करते हैं? पीले रंग से करते हैं। यानी कृषि के क्षेत्रों को हम पीले रंग से करते हैं, वनों को हरे रंग से, तथा घास के मैदानों को भी हम एक पीले रंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है। यानी इस बात को किसने कहा था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है। तो इसका कथन है रेड जेल का। रेड जेल महोदय द्वारा कहा गया था पहली बार लेवेंसरूम में की संकल्पना दी गई थी कि इस शब्द का तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत जीव का विकास होता है, और इसे संक्षेप में रहने के लिए स्थान भी कहा जाता है। रेड जेल ने राज्य एवं समाज के जीववादी सिद्धांत की पुष्टि की। चलिए नेक्स्ट। जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब ग्रीनविच में दोपहर के जब 1 बजे होते हैं तो उस समय भारत के में जो समय होता है वो होता है शाम के 6:30 बजे। कितना? शाम के 6:30 बजे। यानी पृथ्वी 24 घंटे में 360
कितना 360 देशांतर घूम जाती है और इसलिए पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा या 4 मिनट में एक देशांतर है। इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं। उस समय ग्रीनविच से पूर्व 15 डिग्री देशांतर 15 गुना 4 यानी 60 मिनट अर्थात 1 घंटा आगे होगा। भारत का मानक समय 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर माना गया है। 5.5 घंटा आगे है, इसलिए 1 प्लस 5.5 प्लस 6.5 मिनट भारत में होगा। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी यानी निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है, तो उसका करेक्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC कृत्रिम रूप से उत्पन्न गैस जो पृथ्वी की वायुमंडल में सांद्रित हो गई है और यह बहुत ही प्रबल ग्रीन हाउस गैस एरोसॉल फुआरों प्रशीतकों में धूम से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। फर्स्ट सेकंड और सूची फर्स्ट और सेकंड से हमें मिलान करना है, जिसमें एक जनजातियां दी गई हैं और एक साइड राज्य दिए गए। हमें देखना है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है। अगर हम बात करें कुकी जनजाति की, तो कुकी जो जनजाति है वो कहाँ करती है? मणिपुर में निवास करती है, यानी इसका थर्ड है। बकरवाल की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में निवास करती है। मोपला मोपला केरल की जनजाति है। कहाँ की है? केरल की। और अगर डाफर की बात करें तो यह गुजरात में निवास करती है। तो कुकी कहाँ की होगी? मणिपुर की। बकरवाल जम्मू कश्मीर। मोपला हमारी जो जनजाति है वो केरल की है और डाफर जो है गुजरात की है। अगर इस अनुसार देखें तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सेकंड से हमें सुमेलित करना है। सुमेलित करना है जिसमें एक प्रकार की हमारी कृषि है और उससे संबंधित क्षेत्र है। जैसे अगर हम बात करें स्थानांतरी कृषि, स्थानांतरी जो कृषि है वो कहाँ पर होती है? वो पहाड़ियों की कृषि होती है, तो वो नागा पहाड़ियों में होती है। कहाँ? नागा पहाड़ियों में। जीविका की अगर बात करें तो जीविका जो यानी खेती होती है मैदानी क्षेत्र या नदियों के क्षेत्र में, तो गंगा डेल्टा में के डेल्टा में होती है। वाणिज्यिक कृषि होती है अमेरिका का प्रेयरी प्रदेश में। और रोपड़ की अगर बात करें तो यह असम के बागानों में होती है। अगर इन कूटनीति के अनुसार देखें तो सबसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? यानी तंबाकू जो सबसे ज्यादा होती है वो होता है आंध्र प्रदेश और गुजरात में। वैसे भारत में मुख्यतः दो प्रकार की तंबाकू उगाई जाती है, एक तो निकोटियाना टोबिकम और एक निकोटियाना रस्टिका। कौन सी? एक निकोटियाना टोबिकम और दूसरी होती है निकोटियाना रस्टिका। देश में तंबाकू का 55.96 जो परसेंट क्षेत्र है और 57.52% उत्पादन केवल कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश और गुजरात में। यानी आंध्र प्रदेश में 55.96 और 57.52 जो है गुजरात में होता है। इसके बाद अगर बात करें जैसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, बिहार है और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश और गुजरात में। जनगणना 2001 के अनुसार 1991 और 2001 में भारत में अन्य राज्यों की तुलना में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो है थी वो अधिकतम थी? यानी भारत में किस राज्य में 1991 और 2001 की तुलना में सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर थी
वो किसकी थी? वो नागालैंड की थी। किसकी थी? नागालैंड। यानी 2001 में नागालैंड की जो वृद्धि दर थी वो 64.41% थी, जो कि बहुत अधिक थी। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम दर -0.6% रही नागालैंड की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक वोल्फ्राम यानी टंगस्टन अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक वोल्फ्राम टंगस्टन अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो वो है चीन। कौन है? चीन। यानी विश्व में चीन 4.7 प्रथम है, द्वितीय वियतनाम तथा रूस तृतीय है, दक्षिण कोरिया, पुर्तगाल, उत्तर कोरिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, उज्बेकिस्तान आदि जो है वो एक छोटे उत्पादक के रूप में है। शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है, वाताग्र। किसका होता है? वाताग्र। यानी शीतोष्ण चक्रवात जो है दो अलग अलग तापमान एवं घनत्व वाली वायु राशियों के अभिसरण से वाताग्रजनन होता है। पेटरसन ने वाताग्रों को 4 वर्गों में विभक्त किया है। इनमें से प्रत्येक का पूर्ण रूप से विकसित शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में से ही संभव होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। शीतोष्ण चक्रवात किसके द्वारा होते हैं? तो वो वाताग्र के द्वारा होते हैं। निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीसीज विविधता पाई जाती है? यानी जीवों में सबसे ज्यादा किस एक में सर्वाधिक स्पीसीज विविधता पाई जाती है? तो वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता तो कम हो जाती है, लेकिन जीवधारियों की जो संख्या है अधिक होती जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो न्यूनतम है? यानी निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो न्यूनतम है? तो वो है यूरोप। कौन है? यूरोप। यानी निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम होती है? तो वो है यूरोप। यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इसमें दर जो है वृद्धि दर न्यूनतम रहती है। उत्तर अमेरिका में 0.9%, दक्षिण अमेरिका में 2.3%, ऑस्ट्रेलिया में जो है 1.5% और यूरोप में 0.3%। सबसे कम जो है यूरोप की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड में हमें मैच करना है। एक साइड धाराएं दी गई है, एक साइड महासागर। इसमें हमें बताना है कि कौन सी धारा जो है किस महासागर में उत्पन्न होती है। तो जैसे हम बात करें अगुलहास धारा, अगुलहास जो धारा है वो किस में आती है? तो अगुलहास जो धारा है वो हिंद महासागर में, यानी ऑप्शन ए फर्स्ट। इसके बाद एलिनो धारा की अगर बात करें तो एलिनो धारा जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर की, किसकी? दक्षिणी प्रशांत महासागर की। इसके बाद क्यूरोसिया धारा जो है उत्तरी प्रशांत की है और बेंगुला जो धारा है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। अगोलहास धारा हिंद महासागर की, एलिनो धारा जो दक्षिणी प्रशांत महासागर की, क्यूरोसियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की और बेंगुला जो धारा है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। इस कूटनीति के अनुसार ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट हो
नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किन दो नगरों को जोड़ती है? यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 2 है वो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। यानी NH2 जो है राजमार्ग सामा 2 का नाम बदलकर भारत सरकार ने 19 रख दिया है। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, औरंगाबाद, बिहार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल तक है। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का नाम बदलकर, यहाँ पे सामा नहीं है, यह संख्या 2 का नाम बदलकर भारत सरकार ने 19 रख दिया है। और यह दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और औरंगाबाद, बिहार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल तक है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देश में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? यानी दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देश में से किसमें एक अधिकतम नगरीकरण क्षेत्र है? यानी किस देश में अधिकतम जो है वो नगरीकरण क्षेत्र है? तो वो है पाकिस्तान। अधिकतम नगरीकरण जो है पाकिस्तान में है, जैसे 36.7%, बांग्लादेश 36.6%, श्रीलंका 18.5% और नेपाल जो है वो 19.7% है। तो इसमें सबसे ज्यादा है पाकिस्तान का नगरीकरण। चलिए नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी जाती है? तो अंतरराष्ट्रीय अगर तिथि रेखा की बात करें तो वो 180 अंश देशांतर मानी जाती है कि किसी स्थान की स्थिति निर्धारित करने के लिए उस अक्षांश के अतिरिक्त अन्य बातों को जानकारी जरूरी है। अक्षांश वृत्तों के विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है और सभी देशों ने सर्वसम्मत से 0 देशांतर से प्रधान माध्यान्ह रेखा कहा, यानी 0 अंश देशांतर को एक प्रधान रेखा कहा जाता है। और 180 देशांतर की अंतरराष्ट्रीय तिथि कहा जाता है। यानी 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। यह रेखा 3 बार मुड़ी हुई है। कहाँ? यानी यह रेखा 3 बार मुड़ी हुई है। स्थलीय भाग के कारण यह हमेशा जल भाग से ऊपर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? जैसे ये हमारा जब सूर्य होता है तो उसका हमारा नजदीकी ग्रह कौन सा होगा? सूर्य के बाद सबसे पहले आता है हमारा बुध। क्या आता है? बुध। यानी सौर जो है परिवार के, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सौर परिवार के सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमण दीर्घ वृत्ताकार पथों में करते हैं जिन्हें हम कक्षा कहते हैं। जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी परिक्रमण का समय भी बढ़ता जाता है। बुध सूर्य के समय निकट है, अतः सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। बुध सूर्य के सबसे अधिक निकट होने के कारण उसे जो है सूर्य से सबसे अधिक गर्मी मिलती है। एक नाविक एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? तो एक नाविक के लिए है मार्केटर प्रक्षेप। क्या है? मार्केटर जो प्रक्षेप पर खींची गई प्रत्येक सरल रेखा अक्षांश रेखा को एक निश्चित कोण पर काटती है और इसी प्रकार से कोई भी सरल रेखा देशांतर रेखाओं को भी एक निश्चित कोण पर काटती है। अतः ऐसी सीधी रेखा जो मार्केटर चार्ट पर दो स्थानों को मिलाती है और एक दिशा नौ पथ कहलाती है। यानी एक दिशा जो है वो नौ पथ कहलाती है और इस प्रक्षेप का प्रयोग नौ संचालन में किया जाता है। इसका मार्केटर प्रक्षेप का। नेक्स्ट देखेंगे, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधवास किस प्रतिरूप के होते हैं? यानी नदियों के डेल्टाओं के सहारे जो है वो अधवास किस प्रकार के होते हैं? तो वो एक अरीय प्रतिरूप के होते हैं, क्योंकि डेल्टा जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से वहां पे अधवास होता है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
बस्तियों के प्रतिरूप उन बस्तियों की आकृति के अनुसार होते हैं एवं उनके मकानों एवं मार्गों का स्थिति के क्रम एवं अवस्था के आधार पर निश्चित किया जाता है। जहाँ गांवों में कई और मार्ग आकर मिलते हैं, क्षारीय प्रतिरूप बहुत से सड़क या मार्ग आकर मिलते हैं। तारा प्रतिरूप डेल्टा क्षेत्रों प्रतिरूप अनियमित होता है क्योंकि नदियों की वितरका पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं 21। दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा जो है गंदा जल प्रदूषित कर रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा दिल्ली और आगरा का यमुना नदी से होता है, क्योंकि यमुना नदी जो है वो दिल्ली और आगरा शहरों के किनारे से गुजरी हुई है और यमुना गंगा की प्रमुख सहायक और पवित्र नदी है। यमुनोत्री के स्रोत से इलाहाबाद में गंगा मिलती है और दिल्ली महानगर के 19 नालों द्वारा थल जल की नदी में छोड़े जाने से यमुना अधिक प्रदूषित हो जाती है। ओसला से आगे चंबल नदी के संगम तथा मथुरा और आगरा नगरों के अपशिष्ट के मिलने से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा करती है? तो भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा करती है? तो वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है, यानी तमिलनाडु में। कहाँ करती है? तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग को छोड़कर शीत ऋतु में हवाएं महाद्वीपीय होती हैं और जिसमें मेघाच्छादन एवं आर्द्रता की मात्रा कम पाई जाती है। अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून से तमिलनाडु तट के क्षेत्र में वर्षा होती है जो आंतरिक भागों की तरह कम होती जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, असम में स्थानांतरणशील कृषि को हम क्या कहते हैं? तो असम में स्थानांतरणशील कृषि को हम झूम नाम से जानते हैं, यानी झूम कृषि के नाम से जानते हैं। असम में स्थानांतरणशील को हम कृषि के नाम से जानते हैं, यानी झूम कृषि। झूम कृषि यह एक स्थानांतरण कृषि पद्धति है जिसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जनजातियों द्वारा अपनाया गया है। असम में झूम, केरल में ओनम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोड़ू तथा मध्य प्रदेश में बीत, मसान, पोंडा और बीरा नामों से जाना जाता है। उत्तरी प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तरी प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो वो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट है, तराई नाम से। किस नाम से? तराई नाम से। यानी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो वो तराई नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। हिमालय के गिरिबांध के सहारे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली मिट्टी को हम तराई मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण जो है वो शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त अपरदित पदार्थ के निक्षेपण से हुआ है। त्रुटिपूर्ण अववाह के कारण दलदली क्षेत्रों की अधिकतर है और ये मिट्टियां उपजाऊ हैं जिसमें घने वनों के विकास में मदद मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि सुंदरबन, सुंदरबन किस प्रकार के वन होते हैं? तो सुंदरबन एक ज्वारीय वन होते हैं। कौन से? एक ज्वारीय वन होते हैं जो कि ज्वारीय वन देश के 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं, जिसमें मुख्यतः जो है गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाग सम्मिलित हैं। इसे हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। सुंदरबन पश्चिमी बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और यहाँ की सुंदरी वृक्ष गृह निर्माण एवं नौका निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो उच्चतम है, यानी निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो उच्चतम है। सामोर विकिरण जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वह कुछ भाग का अवशोषण कर लेती है और शेष भाग को अंतरिक्ष में वापस कर देती है, और यही वापस की गई विकिरण जो है वो एल्बिडो कहलाती है। ध्यान रखें एल्बिडो क्या होती है। बर्फ की सतह एल्बिडो सबसे अधिक होती है, यानी बर्फ की जो सतह है वो एल्बिडो सबसे अधिक होता है वहां पर। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी गलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार की निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार में तो किस प्रकार का एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता है, तो वो हवायन जो है वो विस्फोटक नहीं होता है। हवाई तुल्य प्रकार की ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है तथा विस्फोटक बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना तथा गैस की तीव्रता में कमी का होना। इस कारण गैस धीरे से लावा से अलग होकर भूपटल पर जो है प्रकट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची फर्स्ट और सेकंड को हमें सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट में क्या है, एक स्थल रूप है और एक प्रक्रिया, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा कौन सा स्थल रूप बनता है, इसका कहने का अर्थ यह है। तो देखेंगे जैसे निक पॉइंट, निक पॉइंट जो है वो पुनर्वर्ण से बनता है, और घोल रंध्र जो है वो किससे बनता है, वो बनता है कास्ट से। किससे बनता है, कास्ट से। और अधिकेंद्र जो है, अधिकेंद्र किसमें होता है, भूकंप में होता है। किसमें, भूकंप में। और जलोढ़ पंख जो है वो नदी से बनते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 2। यानी इस कूटनीति से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दक्षिणी भारत में सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, यानी दक्षिणी भारत की अगर सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो अनाई है। यानी दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाई जो कि 2696 मीटर है, और डोडा बेटा जो है वो 2637 मीटर है। महाबलेश्वर 1438 मीटर, और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि 1501 मीटर ऊंची है। भूगोल का जनक किसे क्या कहा जाता है, तो भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज को कहा जाता है, क्योंकि ये भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में इन्होंने स्थापित करने का श्रेय जो है वो एराटोस्थेनीज को दिया जाता है, और इन्होंने जियोग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की है। इसमें गणितीय भूगोल का वर्णन किया गया, और इस योगदान के लिए इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है, तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। सौरमंडल में जो ग्रह सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो वो शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध का स्थान आता है। अगर सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो पृथ्वी की उत्पत्ति की जो निहारिका परिकल्पना है उसका प्रतिपादन जो किया था वो लाप्लास ने किया था। यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। यानी अगर हम कांट की बात करें तो कांट ने गैसीय परिकल्पना का किया था, और मोल्टन ने जो है वो ग्रहाणु परिकल्पना को, और होयल की अगर बात करें तो उन्होंने सुपरनोवा परिकल्पना, और लाप्लास का जो है वो निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया।
नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है। तो महाद्वीपों की अगर बात करें चतुष्फलक में, तो वो लेथियन ग्रीन है, यानी महाद्वीप एवं महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति, विकास एवं विस्तार के विषय में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं। कैल्विन के होम्स, वैगनर, सोल्स तथा लेथियन ग्रीन की चतुष्फलक परिकल्पना संकुचन पर आधारित है, लेकिन चतुष्फलक की जो रचना है वो चार संभावित त्रिभुजों के मिलने से होती है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है भूदृश्य संरचना प्रक्रम प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यानी भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है। तो यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो डेविस का है। डेविस ने भूविज्ञान के क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन सर्वप्रथम जेम्स हटन ने किया था, और अपर्धन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? वो डेविस ने किया था। यानी चक्रीय पद्धति का अवलोकन जेम्स हटन ने किया था, और अपर्धन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन डेविस ने किया था, जिसके अनुसार भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का पालन या परिणाम है। अपर्धन चक्र को डेविस ने भौगोलिक चक्र भी कहा है। केंट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? यानी कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो वो वायव्य राष्ट्र परिकल्पना, जैसे कि हम बता चुके हैं, तो उनका इसमें 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सुनामी क्या है? सुनामी एक भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगें होती हैं, जो कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न तरंगों को हम एक सुनामी के नाम से जानते हैं। सागर तली में अचानक परिवर्तन तथा अव्यवस्था के कारण सागरीय जल में विस्थापन हो जाने से सुनामी लहरों का जो है आविर्भाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है। स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है, तो वो ऑप्शन नंबर इसका 3 यानी कास्ट भूदृश्य की चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं को सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप में स्पीलियोथेम कहा जाता है, और इसमें सर्व प्रमुख संघटक और कैल्साइड होता है। कंदरा की छत से लटकते स्तंभाकार ड्रिपस्टोन को स्टेलेप्टाइट कहते हैं। यानी कंदरा की जो छत से लटकते स्तंभाकार ड्रिपस्टोन को स्टेलेप्टाइट कहते हैं, तथा कंदरा के फर्श के ऊपर की ओर बढ़ते ड्रिपस्टोन के स्तंभ के स्टेलेक्टाइट कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। एनीमोमीटर का प्रयोग क्या नापने हेतु किया जाता है? यानी एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो पवन की गति को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव का नामक ग्रंथ के जो लेखक थे वो ऑप्शन नंबर 1 यानी हेटनर थे। कौन थे? हेटनर थे। इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। हेटनर जो है वो यूरोप, यानी पुस्तक लिखी है यूरोप, रेड जेल की एंथ्रोपोजियोग्राफी और कुमारी ई.सी. सैंपल की भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, और ब्रुस की जो है मानव भूगोल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुशमैन कह रहते हैं, यानी क्वेश्चन 40 है कि बुशमैन कहाँ रहते हैं? तो बुशमैन जो रहते हैं वो कालाहारी रेगिस्तान में रहते हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक जो आखेटक है वो जाति रहती है, और कुछ शताब्दियां पूर्व ये लोग अधिक विस्तृत भूक्षेत्र में निवास करते थे, क्योंकि आखेट द्वारा जीविका निर्वाह के लिए
प्रत्येक व्यक्ति को विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है। गोंड प्रचुरता में पाए जाते हैं, तो वो किस में पाए जाते हैं? वो मध्य भारत में पाए जाते हैं। यानी जो गोंड है कहाँ पाए जाते हैं? वो मध्य भारत में, यानी गोंड जनजाति प्रमुखतः मध्य भारत प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। और भारत की यह आदिम जनजाति मध्य भारत में गुजरात से लेकर उड़ीसा तक एक विस्तृत है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के घास मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं प्रेरीज के नाम से। यानी प्रेरीज जो है वो उत्तरी अमेरिका का, सवाना अफ्रीका, पंपाज दक्षिण अमेरिका और स्टेटस एशिया यूरोप का है। नेक्स्ट है, कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करता है? तो वो एक्समो जनजाति जो करती है, क्योंकि एक्समो जो है वो शीत प्रधान और हिमाच्छादित प्रदेश है, जो उस समय आर्कटिक महासागर के चारों ओर कनाडा के उत्तरी भाग आदि स्थानों पर निवास करते हैं। गर्मियों की वस्तु में खुले में शिकार करने के लिए नावें प्रयोग की जाती हैं, जिन्हें हम काइक के नाम से जानते हैं। यानी गर्मियों की वस्तु में खुले में जब शिकार करने के लिए जो नावों का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें हम काइक के नाम से जानते हैं। और काइक नामक नाव का प्रयोग कौन करते हैं? एक्समो जनजाति करती है। चलिए नेक्स्ट, नदी तटीय नगरों एवं उनकी नदियों के जोड़े प्रस्तुत हैं, जो गलत जोड़ा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है, न्यूयॉर्क। मिसिसिपी नदी, यानी मिसिसिपी जो नदी है वो न्यूयॉर्क में मिसिसिपी नदी है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है, न्यूयॉर्क। हडसन नदी, न्यूयॉर्क जो है कहाँ बसा हुआ है? हडसन नदी पर है। लंदन जो है वो टेम्स नदी पर, पेरिस रेन नदी पर, और दिल्ली जो है वो यमुना नदी पर बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो वो किस रूप में आएगा? वो नाभिकीय रूप में आएगा। यानी जब आवासों का निर्माण किसी तालाब, झील, दुर्ग, देवालय, नदी, विक्षेप आदि के चतुर्दिक होता है, तो इसे हम वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार, जिसे हम नाभिकीय नाम से भी जानते हैं, प्रतिरूप का निर्माण करते हैं। फार्म गृह समानता कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो फार्म गृह समानता जो है वो भारत में नहीं पाया जाता है। यानी भारतीय कृषि निर्वहन किस्म की है, जिनका उद्देश्य देश की विपुल आबादी की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यहाँ किसान फसलों का चयन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए अतिरिक्त उत्पादन की बजाय अपनी घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखकर करते हैं। इसमें फार्म हाउस नहीं पाए जाते हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जो विस्तृत कृषि फार्म पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सारगेसो सागर की। सारगेसो सागर जो है वो क्या है? सारगेसो जो है एक उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा द्वारा एक प्रतिचक्र बातीय फैली रहती है, और इसी घास के कारण इसे हम सारगेसो सागर के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, यानी सागरीय वनस्पति का जो क्षेत्र है उसे हम सारगेसो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सूची फर्स्ट और सेकंड से हमें सुमेलित करना है। एक में भूगोल विद्यु है, दूसरे में राष्ट्रीयता दी है। यानी यह भूगोल विद्या किस राष्ट्रीयता से संपर्क रखते हैं, संबंध रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? जैसे अगर हम बात करें रेड जेल की, तो रेड जेल जो है वो जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के? जर्मनी के।
सैंपल की बात करें तो यह फ्रांस की हैं, और डडले स्टैंप जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के, ब्लांस जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर स्कूटनिटी से देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, सैंपल जो है वो ग्रेट ब्रिटेन से है और ब्लांस जो है वो फ्रांस के है, यानी ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 49। दक्षिणी दोलन किसे कहते हैं? तो दक्षिणी दोलन जो है वो प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को हम कहते हैं दक्षिणी दोलन, यानी प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य जो घनिष्ठ संबंध को हम दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं। दक्षिणी दोलन से अभिप्राय जो है वो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मौसम वैज्ञानिक परिवर्तनों के बीच की सौ प्रतिरूप पाया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि जब प्रशांत महासागर में वायुदाब उच्च होता है, हिंद महासागर में कम होता है, इसके विपरीत भी स्थिति पाई जाती है। इसे हम गिलबर्ट बाकर सेल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। तो वो प्राथमिक रहती है, यानी प्राथमिक जो व्यवसाय है वो ग्रामीण अधिवासों में प्राथमिक व्यवसायों की प्राथमिकता रहती है, क्योंकि ग्रामीण अधिवास प्राथमिक व्यवसाय विस्तृत भूमि उपयोग प्रतिरूप, कम जनसंख्या घनत्व, भेद एवं पुराने आवागमन एवं संचार तंत्र, आर्थिक विकास में पिछड़ेपन, परंपरावादी जीवन पद्धति, अधिक सामुदायिक सहयोग और कम प्रदूषित पर्यावरण आदि विशेषताओं में संपन्न होते हैं। 51 में देखेंगे 26 दिसंबर 2024 सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया है? यानी 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से जो भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया था? तो वो था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इंदिरा पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट। सागर नेतल में रिक्टर मापक पर 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंपों के आने से ऊंची समुद्री लहरें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। भारतीय इतिहास में सुनामी का जो सबसे बड़ा प्रकोप जो है वो 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के निकट रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 था, जिसका प्रभाव भारत सहित कई देशों पर पड़ा। इसमें भारत का इंदिरा पॉइंट यानी पिगमेलियन जो है पूरी तरह डूब गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जैसे अगर हम करें भावनगर जो है वो ज्वारी विद्युत परियोजना यानी गुजरात में है, एक करेक्ट है। कोलकाता भूतापी ऊर्जा केंद्र के लिए है, यह गलत है, क्योंकि इसमें ये जो भूतापी नहीं, ये ज्वारीय विद्युत परियोजना यानी पश्चिम बंगाल में है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसी का ये वाला ऑप्शन सही है। कोलकाता यानी ये जो है मैच नहीं करता है, सम्मिलित नहीं करता है, क्योंकि यहाँ ज्वारीय विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल। कोयना जो है वो जल विद्युत परियोजना है जो कि महाराष्ट्र में है, और कलपक्कम जो है परमाणु शक्ति केंद्र जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है पणजी किस नदी के किनारे है? तो पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी सह्याद्री पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की दृष्टि से केरल 1058 शीर्ष स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो 2001 के अनुसार केरल जो है प्रथम स्थान पर था और दूसरा है पांडिचेरी। यानी पांडिचेरी जो है 1037 लिंगानुपात में है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876, फिर तमिलनाडु 996, उसके बाद आंध्र प्रदेश जो कि 993 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या के अवरोही क्रम यानी अधिक से आरंभ करते हुए कम की ओर ले जाना अवरोही क्रम होता है। और व्यवस्थित कीजिए कि उपयुक्त विकल्प का चयन करना है जनसंख्या के क्रम से। तो हम देखेंगे सबसे पहले जनसंख्या महाराष्ट्र यानी घ नंबर। तो हम लोग देखेंगे इसमें हमारा घ को सॉरी इसमें कहा है अधिक से आरंभ करेंगे। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें घ से शुरू करेंगे अगर ये यानी सबसे अधिक। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश 2 नंबर, और उसके बाद अगर हम बात करें बिहार, और इसके बाद 4th नंबर पश्चिम बंगाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कोई नहीं है, तो हो जाएगा मेरा घा, खा, और उसके बाद बिहार यानी का, फिर घा। नेक्स्ट, सर क्रीक विवाद है। तो सर क्रीक जो विवाद है वो किससे संबंधित है? तो वो है भारत यानी और पाकिस्तान के बाद। सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बंटवारे को लेकर है। सर क्रीक जो है वो गुजरात के कच्छ दलदली क्षेत्र में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2001 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या का गणतीय घनत्व सर्वाधिक है? यानी गणतीय घनत्व अगर देखें तो सबसे ज्यादा किसका है? तो वो उत्तर प्रदेश का है। यानी इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही 2001 के अनुसार, यानी 1029 फीट। और सबसे कम जो है वो महाराष्ट्र का है, यानी उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी नदी जिसका उद्गम एवं मोहना जो है वो भारतीय गणराज्य में है? यानी कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मोहना भारतीय गणराज्य में है? तो वो नदी है हमारी गोदावरी नदी। यानी गोदावरी जो नदी है उसका जो मोहना है सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियां मानसरोवर के पास निकलती हैं। वर्तमान समय में चीन का क्षेत्र है, जबकि गोदावरी भारत में नासिक जिला महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी नदी है। नहीं नहीं, यह नदी है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है कि कौन सी नदी जिसका उद्गम मोहना भारतीय गणराज्य से है, तो वो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा कि समोच्च रेखाएं, यानी समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं आइसोहिप्से। यानी आइसोहिप्से जो है उस नाम से जानते हैं समोच्च रेखाओं को। समोच्च रेखाएं समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाएं विधि सर्वश्रेष्ठ है। आइसोहाइट समवर्षा रेखा, आइसोथोर्म समताप रेखा, आइसोहेलाइन समलवरता रेखा है। तो उसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 60 नंबर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? तो उसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है, यानी शिकागो गैरी प्रदेश। यानी शिकागो गैरी प्रदेश जो है मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर छोड़े के सुर के आकार का क्षेत्र विस्तृत है। यह लघु औद्योगिक प्रदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रदेश में औद्योगिक बृहद शिकागो गैरी मेट्रोपोलियन क्षेत्र का मिलवाकी में केंद्रित है। यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है 2 नंबर। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश जो मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? तो वो शिकागो गैरी प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? तो वो नर्मदा नदी जो है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, वो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। यानी नर्मदा घाटी का जो उद्गम है वो अमरकंटक के पश्चिम भाग से होता है और विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हुई भड़ोच के दक्षिणी एस्चुअरी बनाती है और अरब सागर में को मिलाती है। यानी अरब सागर में जाकर गिरती है कौन सी? नर्मदा नदी। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है। यानी विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान की किस देश का है? यानी तीसरा स्थान कौन सा? तो भारत का जो स्थान है वो चीन के पश्चात द्वितीय है। यानी चीन प्रथम पर है, उसके बाद जहां पर 145 करोड़ जनसंख्या है 2021 के अनुसार अगर देखें। फिर भारत जो है 139.34 करोड़ और उसके बाद आता है अमेरिका 33.2 करोड़, ब्राजील 21.4 करोड़, कनाडा जो है 3.82 करोड़। यानी सबसे ज्यादा चीन, उसके बाद भारत, फिर अमेरिका का स्थान है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हमारा करेक्ट है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी करें और दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें, जैसा भी अच्छा बुरा आपको लग रहा हो। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि पृथ्वी को अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को हम जो कहते हैं वो उपसौर के नाम से जानते हैं। यानी निकटतम दूरी उपसौर को और अधिकतम दूरी को अपसौर से नाम से जानते हैं। उप माने कम, आ माने अधिक। तो पृथ्वी अंडाकार कक्षा के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण उसका सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता है। औसत रूप से पृथ्वी सूर्य से 149 मिलियन किलोमीटर दूर है, परंतु निकटतम दूरी 147 मिलियन किलोमीटर है और इस स्थिति को हम उपसौर के नाम से जानते हैं। यह स्थिति जो है 3 जनवरी को होती है और 4 जुलाई को जो है वो अपसौर होती है। यानी 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर के नाम से जानते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और इस आज वीडियो का यही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज मैंने पूरा सॉल्व किया एक साइड। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका लाइक हमारे लिए उपयोगी रहेगा, हम आपका इंतजार करेंगे। धन्यवाद।